लेक्चर एंड क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है हमारा MHI 103, जिसका आपका परसों एग्जाम है 11 तारीख को। ओके, मैं जल्दी से आपके लिए तैयार करके लाई हूँ बिकॉज आपका एग्जाम है। मुझे आपसे ज़्यादा टेंशन हो रही है कि आपका कुछ छूट ना जाए मुझसे, कि जो इम्पोर्टेंट है और वो ना आए आप लोगों को। राइट, तो ये रहा आपका। इसमें अनाल स्कूल भी दे रखा है, तो मैंने कहा जब सारे स्कूल कराए हैं तो ये स्कूल भी क्यों ना कराते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं अनाल स्कूल की तरफ। राइट, अनाल स्कूल क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया है कि एक स्कूल का मतलब होता है इतिहासकारों की एक विचारधारा, जिसको कि उन्होंने उस समय के इतिहास में डाला है। राइट, तो ऐसे ही जब फ्रांस रेवोल्यूशन चल रहा था, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और 1850 से लेकर 1950 तक फ्रेंच रेवोल्यूशन चला था। तो उस समय कई इतिहासकारों ने अपने अपने सोच के अकॉर्डिंग, मार्क्सवादी इतिहासकार ने अलग से दिया था, सबल्टन ने अलग से दिया था, कैम्ब्रिज ने अलग से दिया था। तो उस समय जो अलग अलग लोग थे, समाज के जो लोग थे, जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कुछ लिखा कि समाज में क्या क्या हो रहा है। ऐसी उसमें था एनाल स्कूल, जिसमें कि आपके मार्क ब्लोच और लुसियन फेवरे द्वारा उन्होंने ये शुरुआत की। उन्होंने देखा कि समाज में हर कोई राजनेताओं, युद्धों के ऊपर और जो उधर की जो कठिनाइयाँ होती उसके ऊपर, जो युद्ध के ऊपर और राजनीतिक दृष्टि के ऊपर सब इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य है, जो मानवता है, उसकी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो अनाल स्कूल में ये मार्क ब्लोच और लुइस फेवर जो थे, उन्होंने अनाल्स पत्रिका निकाली थी। उसमें वो उन्होंने इस स्कूल का जो है मतलब कैसे कहते हैं कि सपोर्ट किया, कि इन्होंने इनकी विचारधारा को सपोर्ट किया, जिसके कारण कि जो वहाँ के उस समय के जो प्रेजेंट इतिहासकार थे उनके भी आलोचक वो बन गए थे। ठीक है, मैंने आपके लिए आंसर तैयार किया, देखो क्या लिखा है। क्योंकि अनाल स्कूल की शुरुआत फ्रांस में मार्क ब्लोच और लुसियन फेवर द्वारा की गई थी, जिसने पुरानी राजनीतिक परंपराओं को चुनौती दी। क्योंकि उस समय लोग, लेखक जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लगे थे और उसी का लेखन कार्य कर रहे थे। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब उन्होंने एक नई दृष्टि को बढ़ावा दिया, जिससे उन्होंने आर्थिक सामाजिक इतिहास को आगे लाए, जिसके लिए उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, एनाल्स। उसका पूरा नाम हमने यहाँ पर दिया है, एनाल्स। एनाल्स स्कूल ने जो है ऐतिहासिक घटनाओं का इतिहास ना लिखकर, जो एनाल स्कूल था उसने ऐतिहासिक घटनाओं का ना लिखकर जो मानव समाज है और उसकी जटिलताओं, यानी कि जो उनके समय जो मानव समाज अपनी कठिनाइयों को झेल रहा था, उसके बारे में अध्ययन किया और उसके बारे में उन्होंने लिखा, जिसके कारण इतिहास लेखन अधिक वैज्ञानिक और व्यापक बन सका। राइट, तो मैंने आपको बताया ना कि उस समय जो लोग थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। मतलब अरिस्टोक्रेसी लोग जो थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, वो क्या करते थे कि उनकी अपने ही बिरादरी में वो शादी करते थे। ठीक है, और जो उनका जो कहते हैं कि जो लैंड था, लैंड जो था उससे रेवेन्यू के लिए जो है वो उनको किसानों के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे थे और उनको अलग से रखा जाता था। ये सब जैसे भारत में होता था ऐसे वहाँ भी हुआ था, जिसके कारण कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने लोगों को एकत्रित करके ये कार्य किए थे। तो उस समय जो अच्छे लोग थे उन्होंने इतिहास लिखा और उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग जो थे वो किस तरीके से परेशानी से गुजर रहे थे, वो उसके बारे में इतिहास जो लिखा उसी को ही एनाल स्कूल का नाम दिया गया। और उन्होंने ये सब चीज़ें कैसे लोगों को जो है एक जागरूक किया, वो एनाल्स पत्रिका निकाली थी उन्होंने। एनाल डिहोस्टोरी इकोनॉमिक एंड सोशली करके एक पत्रिका निकाली थी उन्होंने। इस पत्रिका ने इनका क्या किया था, इनको सपोर्ट किया था, इनको बढ़ावा दिया था। राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इससे सिर्फ राजाओं, युद्धों और संधियों के बजाय इसने सिर्फ राजाओं, युद्धों और संधियों के बजाय आम लोगों के जीवन, जैसे समाज, अर्थव्यवस्था और जलवायु, मनोविज्ञान जैसी जो दीर्घकालिक कारक होते हैं, दीर्घकालिक कारक यानी कि जो लंबे समय तक चलते हैं, कि इतने 100 साल तक क्या वहाँ पर जलवायु में क्या परिवर्तन आया, सांस्कृतिक को कैसे प्रभाव पड़ा, वहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ की कृषि कैसी थी, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो अर्थात इसके लिए इसने इतिहास को, समाजशास्त्र को, अर्थशास्त्र को और भूगोल को मनोविज्ञान जैसे अन्य विषयों से जोड़ा, जिससे ऐतिहासिक विश्लेषण समृद्ध हुआ।
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, तो एनाल स्कूल का नाम जो है एनाल्स पत्रिका यानी कि एनाल डी हिस्टोरिक इकोनॉमिक एंड सोशली करके एक पत्रिका थी, जो जिसके नाम पर रखा गया था। इसी पत्रिका के नाम पर उन्होंने इस स्कूल का भी नाम रख दिया। और यह पत्रिका स्कूल के जो विचार थे उनको प्रसारित करने का एक मुख्य माध्यम बनी। ओके, आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जैसे इंग्लिश में एनाल्स लिखा है और हिंदी में आपकी क्वेश्चन पेपर में अनाल लिखा है, ठीक है, दोनों सेम ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पारंपरिक इतिहास को चुनौती दी। पारंपरिक इतिहास यानी कि जो घटनाएं होती थी, राजनीतिक घटनाएं होती थी, मानव महान नेताओं के बारे में, युद्धों के पर केंद्रित थी, वो होता है पारंपरिक इतिहास। उनकी आलोचना की और इसके बजाय उन्होंने जो व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आयामों पर ध्यान केंद्रित किया कि उस समय समाज में आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोग भुखमरी से कैसे मर रहे थे, लोगों की जमीनें छीनी जा रही थी, ठीक है, वो अपने ही बिरादरी में नीचे जो जाति का है, कुलीन वर्ग है, वो अपनी ही जाति में शादी करेगा। अरिस्टोक्रेसी अपनी ही जाति में शादी करते थे, उनको वो पास नहीं आने देते थे। तो ये सब चीजें उन्होंने ध्यान केंद्रित की इन लोगों की दशा के ऊपर। किसने? अनाल स्कूल ने। क्योंकि उस समय अभिजात वर्ग किसान मजदूर पर अत्याचार कर रहे थे और वस्तुएं बहुत महंगी हो गई थी, इसलिए समाज की स्थिति का वर्णन करना आवश्यक था। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इस स्कूल का उद्देश्य एक बड़ा और आर्थिक मानवीय इतिहास लिखना था, जिससे सामान्य लोगों के जीवन और सामूहिक मानसिकता, जलवायु, जनसांख्यिकी, कृषि, व्यापक और प्रौद्योगिकी जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया जा सके। जो भी मैंने आपको बात कही है उसी को मैंने इस तरीके से लिखा है कि वहाँ की जो जलवायु थी, कृषि थी, मानसिकता थी, जो प्रौद्योगिकी थी, वो सब पहले किन तरीके से वो किस स्थिति में गुजर रहे थे, उन सभी पहलुओं को उन्होंने अपने इस इतिहास लेखन में शामिल किया। तभी तो हम आज पढ़ पा रहे हैं कि उस समय क्या हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने इतिहास लिखा, तभी तो आज हम पढ़ पा रहे हैं उस चीज को। राइट, तो इतिहास को एक व्यापक रूप देने के लिए अनाल इतिहासकारों ने भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नवविज्ञान और मनोविज्ञान जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से पद्धतियों और अंतर्दृष्टि को शामिल किया। इसलिए इसे अंतर्विषयक भी कहा जाता है कि अनाल स्कूल ने जो है इतिहास लिखा, वो एक अंत्य विषय था। अंत्य विषय यानी कि उसमें जलवायु भी थी, उसमें सांस्कृतिक भी थी, उसमें मनोविज्ञान भी था, उसमें अर्थव्यवस्था भी थी, उसमें समाजशास्त्र भी था। तो इसलिए उसको अंत्य विषय का मतलब होता है जिसके अंदर और भी सब्जेक्ट आप स्टडी करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आप स्टडी करो। अंत विषय का मतलब सारे विषयों के ऊपर स्टडी करो, जैसे पर्यावरण इतिहास लेखन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना भी लिखेंगे क्योंकि 10 नंबर में आपके शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आएगा। राइट, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा एनाल स्कूल, तो मैंने इसलिए आपके लिए जो है ये नोट्स अपनी ही लैंग्वेज में बनाया, बिल्कुल सिंपल सरल लैंग्वेज में बनाया है। क्योंकि आपका परसों एग्जाम है, तो आप इसका जो आंसर है वो 2 पेज का तो आराम से हो ही गया। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। ऊपर से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका जो क्वेश्चन है, आप इससे घबराइएगा मत। क्वेश्चन पेपर देख के वो लैंग्वेज को चेंज करेगा। ठीक है, जैसे इतिहास लेखन के स्रोत के रूप में समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं में आपको इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इतिहास लेखन के स्रोत कौन कौन से थे। पौराणिक स्रोत थे, फिर जो आधुनिक स्रोत हैं उसमें हमारी क्या है, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जो इतिहासकारों की पुस्तकें हैं, उसी को ही इन्होंने पत्रिकाओं का नाम दे दिया है। ठीक है, और अब जो हम प्रेजेंट हमें जो रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में समाचार मिलते हैं, वो एक तरह का इतिहास बन जाता है। वो हमें कहाँ से मिलता है, समाचार पत्र से मिलता है। तो इसके बारे में भी आप लंबा 2 पेज का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है कि भारतीय इतिहास लेखन में जाति का विचार और नारीवादी विचार दोनों का आंसर सेम ही लिखा जाएगा। जाति का मतलब होता है कि इंसान, जो इतिहासकार थे उन्होंने देखा कि नारी की तरफ के नारी
को जो है उन वो इतिहास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे। बस राजा महाराजाओं, युद्धों और उनकी जो जीवनियाँ थी उसी के ऊपर इतिहास लिखा जाता था। तो नारी जिस दशा से गुज़र रही थी, नारी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके बारे में नहीं किसी ने लिखा। तो उसी को ही नारीवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। ठीक है? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आंसर अपने आप बना के लिख सकते हैं। आई थिंक मैंने पिछले साल जब बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने ये लिखा था नारीवादी इतिहास लेखन का। तो मैं आपको ये नारीवादी इतिहास लेखन का कोई अच्छा बेटर सोर्स तो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आपके लिए एक छोटा-सा आंसर मैंने बच्चों का बना हुआ था, तो मैंने उन्हीं से लिया है ये, ठीक है? आई होप आपको समझ आएगा। मैं आपको पढ़ देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इतना तो विज़िबल हो ही रहा होगा। ठीक है। महिलाओं के नज़रिए से इतिहास के पुनर्गठन को नारीवादी इतिहास लेखन के रूप में माना जाता है। यानी कि नारी के इतिहास को जो सोचा उसी को ही नारीवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। फ्रांसीसी विद्वान सीमा दर बोला के लेखन के माध्यम से नारी वाद में मूल सिद्धांतों की स्थापना की गई है। इसने इतिहास में महिलाओं को शामिल करने, ठीक है, महिलाओं को शामिल करने के साथ साथ इतिहास के पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर भी पुनर्विचार करने पर जोर दिया है। यानी कि पुरुष हम हमेशा इतिहास लिखते हैं पुरुष प्रधान मान के, पुरुषों के ऊपर पर इतिहास लिखा जाता है, नारी के ऊपर इतिहास कोई नहीं लिखता है। तो उसी के बारे में कहा गया है कि पुरुष प्रधान देश में, तो यहीं पर ही आप जाति के बारे में लिख सकते थे कि जाति को हमने यहाँ पर भेदभाव करते थे, नारी का नहीं करते थे, पुरुष का लिखते थे, ठीक है। तो महिलावादी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं हैं कि महिलाओं के दृष्टिकोण से इतिहास का पुनर्लेखन, कि महिलाओं के दृष्टिकोण से दोबारा इतिहास लिखा गया है। यानी कि महिलावादी इतिहास लेखन पारंपरिक इतिहास लेखन में महिलाओं की अपेक्षा या गलत व्याख्या को चुनौती देता है। यह मतलब वो ये गलत व्याख्या जो है कि महिलाएँ जो है घर का ही काम करती हैं, नहीं, महिलाओं ने हर चीज़ में जो है बराबर का कार्य किया है। चाहे वो देश के लिए, आज़ादी के लिए हो, उन्होंने कितने सारे आंदोलन किए हैं, और चाहे वो किसी भी युद्ध में, जैसे कि झांसी की रानी हैं, इन्होंने युद्ध किए हैं, तो किसी भी कार्य में, और या फिर उन्होंने जो प्रौद्योगिकी है, औद्योगिक कार्य है, उसमें भी महिलाओं ने कार्य किए हैं। तो इसलिए वो कहता है कि यह महिलाओं के विचारों और कार्य को केंद्र में रखकर इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास करता है, और इतिहास में महिलाओं के योगदान को उजागर करना, उनके अनुभवों को शामिल करना था। यानी कि जो महिलाओं ने कार्य किए हैं, जो उनके अनुभव हैं, उसको भी इतिहास में शामिल करना है। इसी को ही नारीवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। पुरुषों के वर्चस्व वाले इतिहास के आख्यानों को चुनौती देना। महिलावादी इतिहास लेखन पारंपरिक इतिहास में पुरुषों के प्रभुत्व प्रभुत्व है, सॉरी, ठीक है, पुरुषों के जो प्रभुत्व है को चुनौती देता है। यह दर्शाता है कि कैसे इतिहास लेखन में महिलाओं को हाशिए पर रखा गया, यानी कि इग्नोरेंस पे रखा गया है महिलाओं को, और यह उनके योगदान को कम करने का आका गया है, ठीक है। इसलिए उन्होंने पुरुषों के वर्चस्व को वाले इतिहास के आख्यानों को चुनौती दी है, ठीक है, क्योंकि तुमने इतिहास उसका लिखा और महिलाओं के तो तुमने क्या किया, हाशिए पर रखा है, महिलाओं का तो कोई इतिहास लिखा ही नहीं। तो महिलाओं के अनुभव और योगदान को उजागर करना, ये किसने किया है, इतिहास नारीवादी इतिहास लेखन ने किया है। तभी तो हमें पता चला है कि नारियों ने क्या क्या कार्य किए थे। तो महिलावादी इतिहास लेखन महिलाओं के जीवन, संघर्षों और उपलब्धियों को उजागर करता है। इसको आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। ये महिलाओं के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में किए गए योगदान को मान्यता देता है। महिलाओं ने समाज के लिए क्या किया है, राजनीतिक में उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सरोजिनी नायडू और कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया है। चिपको आंदोलन, पेड़ काटने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। तो महिलाओं ने जो जो कार्य किए हैं उन सबको योगदान को मान्यता देता है महिलावादी इतिहास लेखन। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यानी कि इतिहास लैंगिक समानता यानी कि भेदभाव नहीं करता है जाति का, कि ये महिला है या ये पुरुष है। तो महिलावादी इतिहास का लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, राइट। यह महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न को उजागर करता है, कि महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हुआ है, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसको भी उजागर करता है। और मतलब ये लोगों को एक तरह का जागरूक करेगा कि महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है और उन्होंने अपने
को बचाने के लिए किस तरीके का संघर्ष किया है, तो उससे लोगों को क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, थोड़ी ताकत आती है महिलाओं में। ठीक है? तो महिलाओं के अधिकारों और समान अवसरों के लिए संघर्ष करता है। महिलावादी इतिहास लेखन इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने और महिलाओं के महत्व को पहचानने का एक प्रयास है। राइट? आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है कि जो महिलावादी इतिहास लेखन है, वो एक तरह का ऐसा दृष्टिकोण है जिससे कि हमें पता चलता है कि महिलाएं हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, हाशिए पे रखा है, इग्नोर किया है। ठीक है? तो महिलाओं की नज़रिए से हमको इतिहास लेखन का पुनर्गठन करना चाहिए। ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी और यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है और आपकी बुक में भी यही लिखा है। जब महिलाओं ने अपने जीवन में असमानताओं पर सवाल उठाने की कोशिश की, तो उन्होंने उनके अपने उत्पीड़न की जड़ों को समझने और अतीत की में की गई चुनौतियों से क्या सीख मिलती सकती है, ये जानने के लिए इतिहास को क्या किया, इतिहास को इतिहास को से सीख लिया। ठीक है? इतिहास से उन्होंने सीख ली और अतीत में उसने उत्पीड़न की किसी से उजागर किया। इस लाइन का यहाँ पर ये मतलब है कि उन्होंने जब देखा कि इतिहास पे इतना उत्पीड़न हुआ, है ना? तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को भी अपनी जो परेशानियाँ हैं, जो अपने ऊपर अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। ठीक है? अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, लैंगिक समानता को समझना पड़ेगा। तो ये इतिहासकार जैसे हमें जैसे आप सपोज़ कोई महिला है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ना सीख गई है, तो उसने किताब पढ़ ली झांसी की रानी के ऊपर, उन्होंने कैसे अंग्रेज़ों से लड़ाई करी, ठीक है? जो गाँव की महिला होती है। तो उसने कहाँ से पढ़ा? इतिहास लिखा है महिला के ऊपर, झांसी की रानी के ऊपर इतिहास लिखा है, इसलिए तो उसने जब पढ़ा कि ऐसे करके अपने हक के लिए वो लड़ी हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उनके अंदर भी शक्ति आ जाती है कि हमें भी अपने परेशानियों को, अपने उत्पीड़न के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए नारीवादी इतिहास लेखन बहुत ज़रूरी है, जिससे नारियों को प्रेरणा मिले, ठीक है? नारियों को चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति मिले कि हमसे हमसे पहले जब अतीत पे औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और उन्होंने अपने अत्याचारों का सामना किया है, झांसी की रानी ने सामना किया, ठीक है? तो उसी तरीके से हमें भी अपने लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये महिला वाली दृष्टिकोण जो है, उसमें पुनर्लेखन बहुत आवश्यक था। तो इसी को ही महिलावादी इतिहास लेखन कहते हैं। और ये जो आपका प्रश्न है, नारीवादी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो इसके ऊपर आई होप आपको जितना समझ आया होगा, उसके ऊपर आप 2-3 पेज तो लिख के ही आ सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन दोबारा आ गया तो। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।